बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ कोशिश करें कि अच्छे अंदाज में, मस्बत अंदाज से हो, ताकि दिन की पूरी रूटीन आपकी खूबसूरत गुजरे। मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने के साथ साथ जहां हम खुश होते हैं कि विंटर की आमद है, वहीं पे ये मौसमियाती तब्दीलियाँ, कुछ बीमारियाँ जो है वो साथ लेकर आती हैं। तो इस चीज़ से ख़ुद को महफूज रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्पेशली जो आपके बच्चे हैं, उनकी सेहत का जो है वो लाजमन ख्याल रखिएगा कि ये जो मौसम की तब्दीली है, इसकी वजह से आपकी सेहत या आपकी बच्चों की सेहत मुतासर ना हो। सेहत की जब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है। जब हम देखते हैं मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हैं, उसके साथ साथ जब हम माहौलियाती आलूदगी को देखते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी को देखते हैं, और साथ ही साथ देखते हैं कि सनती तरक्की की वजह से ये जो माहौलियाती आलूदगी, इसमें इजाफा होता हमें दिखाई दे रहा है। तो जब ये चीज़ें, जब आपकी फ़िज़ा आलूदी हो जाएगी, जब आपका माहौल आलूदा हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट उस तरह से नीट नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, आपको वो फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तो यकीनन आपकी सेहत इससे मुतासर हो सकती है। तो इंसानी बका के लिए ये किस कदर ख़तरनाक है माहौलियाती आलूदगी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान की बात करें तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, लेकिन पाकिस्तान भी इस एक बहुत बड़े चैलेंज से दो चार है, इस ख़तरे का सामना कर रहा है। आपने देखा होगा, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, फलों का एक टेस्ट था, सब्जियों का एक जायका हुआ करता था। सुबह सुबह उठते थे, बड़ी फ्रेश एयर, एक खुशबूदार जो है वो सुबह का आगाज़ होता था। लेकिन अब जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको ना वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, ना ही वो फ्रेश एयर का एहसास आपको होता है, ना ही आपके फलों और सब्जियों में वो जायका रह गया है। तो ये यकीनन सारी आलूदगी के साथ ही चीज़ें रिलेट करती है। ये हम सनती तरक्की की जब बात करते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो ये जो केमिकल मवाद है, इसकी वजह से ये जो आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इस चैलेंज से किस तरह से हम निपट सकते हैं, और कैसे जो है वो इस इशू का जो है वो हम हल निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अभी से ये हाल है, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अगर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था, अपने वक्त पे बारिशों का होना, वक्त पे गर्मी और सर्दी का आ जाना, यानी कि अपना सर्कल एक होता था। लेकिन अब आप देखें, जो हम मौसम गर्मा की बात करते हैं या हम विंटर की बात करते हैं, सबका जो है वो सर्कल चेंज होता जा रहा है। बेमौसमी बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, बेमौसमी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, सर्दी का एक वो लेवल नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है। यानी कि क्लाइमेट चेंज की हम जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसी ही वजूहात है जो कि यकीनन हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और ये जो आलूदगी है, जो जहरीले मादे हैं, ये जो हम आबी आलूदगी की बात करें, फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें, क्योंकि पानी हमारे गंदे हो चुके हैं, पीने का साफ़ पानी तक जो है वो हमें मुहैया नहीं है। तो जब आपको खाने पीने की चीज़ें ही साफ़ सुथरी नहीं मिल रही, प्योर नहीं मिल रही, केमिकल वाली मिल रही हैं, गंदे पानी वाली मिल रही हैं, उसके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, या फिर ओवरऑल देखें तो एक केमिकल से मिली हुई चीज़ जो है वो हमें मिल रही है, तो यकीनन उसका जो है वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर उसके बहुत ही गहरे असरात मुरतब होते हैं। तो इसी पे आज हम इन डिटेल बात करेंगे कि ऐसे कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से ये जो हम माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी की या आबी आलूदगी की बात करें, इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से इजाफ़ा होता रहा तो इसके क्या नुकसानात, क्या कौन से ऐसे ख़तरात हैं जो लाहक हो सकते हैं इंसानी ज़िंदगी को, इंसानी बका का कहीं ख़ात्मा तो नहीं हो सकता, रोक तो नहीं सकते, या कुछ और ऐसे कॉजेज़, ऐसे इश्यूज़ हैं जो सामने आ सकते हैं। उसी पे हम बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि अब माहिर माहौलियात हैं, हमें आज बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। जी, फ़हद मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ़हद। वालेकुम अस्सलाम महविश, थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया फ़हद कॉलिंग। साहब, आपने ज्वाइन किया। फ़हद साहब बताइए, हमारे नाज़रीन को माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं हम, माहौलियाती आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी की बात करते हैं, तो इसका इंसानी बका पे इसके जो असरात हैं वो क्या मुरतब होते देख रहे हैं आप? देखें, अगर तो हमने पहले शुरुआत करनी है गिनती से कि किस चीज़ से कितना नुकसान हो रहा है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है, जो हुँ, हमारी हवा के अंदर आलूदगी मौजूद है, जी। उसकी वजह से लाहौर जैसे बड़े शहरों में WHO कहता है कि 7 साल हमारी उम्र कम हो रही है। 7 इसके साल? इतने मनफी असरात हैं हमारे हुँ, ऊपर कि हुँ, हम तकरीबन 7 साल जितने लोग लाहौर और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी कम होती हुई नज़र आएगी हुँ, अगले सालों में। हुँ,
اگر ہم پانی کی آلودگی کی بات کریں تو پوری دنیا میں ایک سال میں 35 لاکھ افراد صرف اور صرف اس لیے وفات پا جاتے ہیں کیونکہ ان کو صاف پانی میسر ہوں نہیں ہے، ہوں اور یہ مسائل دن بدن بڑھتے ہی جا رہے بالکل ہیں۔ ایسے. اب ان کے پیچھے دو ایک تھوڑا سا میں تھوڑی ایک دو ٹیکنیکل باتیں بتانا چاہوں گا ضرور ضرور. کہ ہم کافی الفاظ استعمال کرتے ہیں ماحول کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کچھ ہوں ٹرمز اگر ہم طے کر لیں۔ جی جی ایک ہے کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے. موسمی تبدیلی۔ کلائمیٹ چینج یہ ہے کہ کیونکہ ہماری فضا میں گرین ہاؤس گیسز جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہوں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، میتھین ہو گئی، اوزون ہو گئی، ہائیڈرو فلورو کاربنز ہو گئی ہے جو ہمارے اے سیز اور فریجز کے اندر ایچ ایف سیز استعمال ہوتے ہیں، جی جی. ان کی ہماری فضا میں مقدار بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ ہوں یہ ساری گیسز اس طرح کی ہیں کہ جتنی بھی سورج کی گرمی آتی ہے یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارے ماحول کو گرم کر دیتی ہیں، ہوں اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ ٹھیک ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ اب آپ کے چاہے سمندر ہوں، دریا ہوں، ہوں چاہے آپ کے زمینی علاقے ہوں، وہاں پہ ٹیمپریچر اوسطاً اوپر جانا شروع ہو گیا ہے ہر ایسے ہی سال۔ ہے بالکل. ایک یہ ماحولیاتی لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے سب سے ٹھنڈے دن ہیں، چاہے ہوں گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ بالکل ایسے. آئندہ ہمیں اتنی کم گرمیوں کے موسم میں ملے گی، ہوں نہ اتنی کم ٹھنڈ ملے گی۔ ہماری سردیاں بھی گرم ہوں گی اس سے زیادہ، اور ہماری اچھا. گرمیاں بھی گرم ہوں گی۔ ہوں اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسز جب تک ہم فضا میں چھوڑتے رہیں گے، ہوں ہمارا اوسط درجہ حرارت اوپر جاتا رہے گا۔ اچھا. ابھی اگلا سوال ہونا چاہیے، گرین ہاؤس گیسز آتی کہاں سے ہیں؟ ہوں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے جیسے ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سڑکوں پہ گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہوں ویسے ویسے ہماری گرین ہاؤس گیسز بھی بڑھتی جائیں گی، کیونکہ گرین ہاؤس گیسز کی پیداوار سب سے زیادہ پٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل اور کوئلہ جلانے سے ہوتی ہیں۔ صحیح. جب تک ان کی ہماری ضرورت بڑھتی رہے گی، جو کہ بڑھ رہی ہے، بالکل دنیا ایسے. کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہم ہم اپنے رہن سہن میں تبدیلی نہیں لا رہے ہوں کہ ہم انہی چیزوں کے اوپر اور ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور گرین ہاؤس گیسز اب فضا میں چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسے. صرف اگر تھوڑا اندازہ لینا ہے تو صرف میری عمر میں، ہوں میری زندگی میں پچھلے 36 سال کے اندر ہوں ہمارے دنیا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار فضا میں 69 پوائنٹس اوپر جا چکی ہے۔ اچھا. اگر اس کو اس کے برعکس دیکھا جائے تو میری پیدائش سے پچھلے جو 36 سال تھے ہوں اس میں صرف وہ 22 پوائنٹ اوپر گئی تھی۔ ہوں تو یہ اس سو طرح جو. اگر یہی اندازہ جی بالکل جی. اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو یقیناً آنے والے وقت تو اور زیادہ، آنے والا جو ٹائم ہے وہ ٹف ہو سکتا ہے. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں فضائی آلودگی کی، ہوں ہوا کے اندر جو آلودگی گاڑیوں کے چلنے اور ہوں کارخانوں کے چلنے کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اور پہلو بھی اس میں دیکھنا ضروری ہے کہ جیسے جیسے درجہ حرارت اوسطاً اوپر جائے گا، ویسے ہی ہمارے جتنے گلیشیئر ہیں، ہماری جو برف ہے ہاں. ہمالیہ میں، کاراکورم میں، ہندو کش میں، ہوں اس کی اس کا پگھلنا کی سپیڈ بھی بڑھتی جائے بڑھ گی، رہی بالکل ایسے. جس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ فلڈ اور آئیں گے، ہوں کیونکہ زیادہ برف پگھل رہی ہوگی، ہمارے دریاؤں میں، نالوں میں زیادہ پانی آئے گا، ایسے ہی ہے. جس کی وجہ سے ہمیں فلڈنگ کا بھی مسئلہ آگے جا کے دیکھنے کو فیس ملے گا۔ کرنا پڑ سکتا ہے. ہوں. اچھا مجھے یہ ہمارے بتائیں ایسے اور کون سے کے اسباب لیے ہیں؟ یہ ایک تو اور بھی جی. خطرناک بات ہے۔ ہوں جی جی آپ بات مکمل کر لیجئے. میں نے کہا ہم پاکستانیوں کے لیے تو ایک اور زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے، ہوں اگر ہم انٹارکٹیکا اور آرکٹک سرکل کو چھوڑ دیں تو ہوں ہمارے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہے برف کے، ہوں اور جیسے جیسے وہ برف گرمی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے برف کا پگھلنا بھی تیز ہوتا جائے گا۔ بالکل ایسے. ایک ہم سنتے ہیں گرمیوں میں اکثر جب ہم کہتے ہیں جی فلیش فلڈنگ ہو گئی سوات میں یا کشمیر میں، ہوں ہوں اور اس کی وجہ تھی جی کہ گلیشیل فلڈ آ گیا۔ اب یہ گلیشیل فلڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو برف ہمارے پہاڑوں کے اوپر ہے، جی ان پہ دھوپ پڑتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، پانی پگھلتا ہے،
उस बर्फ के अंदर एक झील बन जाती है, ठीक हो और गया। उसकी इसमें मज़ीद दीवारें फ़ाहद भी साहब हम बर्फ जानते बर्फ हैं, की। चूँकि हमें जी। ब्रेक की जाने पड़ना है, मज़ीद भी हम जानेंगे कि ये जो दिन ब दिन देख रहे हैं दरख्तों की कटाइयों में इज़ाफ़ा हो जाता है, ग्रीनरी बहुत कम हो चुकी है, नेचर के करीब हम बिल्कुल नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी यकीनन ये हम बात कहते हैं कि माहौलियाती आलूदगी में आबी आलूदगी की बात करें या फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। तो क्या दोबारा से हमें ये चीज़ें रिपीट करने की हमें ज़रूरत है कि अगर आपने इन्वायरमेंट को अच्छा करना है, माहौल को साफ़ सुथरा आपने रखना है, तो उसके लिए हमें यकीनन इस चीज़ पे तवज्जो देनी होगी कि कैसे हम अपने माहौल को साफ़ करें। इस पे इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी और इंसानी बका। यकीनन इस वक्त जब अपना इन्वायरमेंट देखते हैं, अपनी फ़िज़ा देखते हैं जो कि हमें आलूदा दिखाई दे रही है, हम सांस ले रहे हैं, जहरीले केमिकल इनहेल कर रहे हैं, तो यकीनन इंसानी हयात के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी पे हम बात करें, फ़ाहद साहब हमारे साथ हैं। फ़ाहद साहब बताइएगा कि ये जो दिन ब दिन बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, तो इससे कौन सी बीमारियाँ जो है वो फैलने की चांसेस हैं या कौन सी बीमारियाँ इससे जन्म ले रही हैं? देखें, जो फ़िज़ाई आलूदगी है, हवा जो हमारी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, उसकी वजह से हमारी अवाम के अंदर साँस की बीमारियाँ बढ़ेंगी, अस्थमा बढ़ेगा, जिसको पल्मोनरी डिज़ीज़ कहते हैं, उनका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि WHO सिर्फ़ सिर्फ़ बुरी हवा की वजह से हुँ, हुँ, हमारी ज़िंदगियाँ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। हुँ, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है आलमी सतह के ऊपर, जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी का इतना नुकसान उसकी आबादी के ऊपर हो रहा है। हुँ, उसके अलावा एक ये जो फ़िज़ाई आलूदगी का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं पीएम 2.5। हुँ, हुँ, ये एक ख़ास साइज़ है, एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स का, जो इसके हवा के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। अब ये जो पीएम 2.5 या उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जी। वो हमारा जो कुदरती बॉडी का निज़ाम है, वो उनको फ़िल्टर नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, अमूमन जब हम साँस लेते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो उनको हम रोक लेते हैं और हमारे नहीं जाती। लेकिन ये जो पीएम 2.5 हैं, ये सीधा फेफड़ों में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, हुँ, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों में भी इज़ाफ़ा होगा। हमारा पानी जो दिन ब दिन आलूद होता जा रहा है, उसकी वजह से पेट की बीमारियाँ बढ़ती जाएँगी। हुँ, उसकी वजह से हेपेटाइटिस में इज़ाफ़ा होगा, उसकी वजह से डायरिया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सीवियर होता जाएगा, हुँ, जिसकी वजह से ज़िंदगी के भी सवाल उठते जाएँगे। बिल्कुल। अम, सो ये कुछ सबसे जो मेरा ख़्याल में परेशान कुन हमारे लिए 2 हुँ, माहौलियाती मामलात होने चाहिए, हुँ, हुँ, वो हमारी हवा और पानी है। क्योंकि देखें, हवा और पानी से छुपना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। इसमें तबका ये रेलेवेंट नहीं होता कि आप अमीर हैं या आप गरीब हुँ, हैं, आप हुँ, पढ़े-लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं। हवा तो हवा है, मैं भी बिल्कुल, बाहर जाऊँगा, आप भी बाहर जाएँगी, अमीर से अमीर आदमी भी बाहर जाएगा, गरीब से गरीब आदमी भी बिल्कुल बाहर ऐसे ही है। जाएगा, उसने उसी हवा में हुँ, साँस लेनी है। हुँ, पानी हम ठीक है, इसीलिए आप अब देखते हैं ज़्यादातर पानी खरीदा ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। नलके का पानी पीने का रिवाज बिल्कुल नहीं रहा, हुँ, क्योंकि हुँ, पानी इस काबिल ही नहीं रहा कि उसको बिल्कुल नलका ऐसे ही खोल है, के पिया यकीनन। जाए। जबकि अगर मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, अपनी उम्र की करूँ, बचपन में नलके का पानी पीना कोई इसमें बुरी बात नहीं समझी बिल्कुल जाती ऐसे ही थी। है। लेकिन अब मेरा ख़्याल में हम में से ज़्यादातर लोग अगर नलके का पानी रोज़ पीना शुरू कर दें, जो हमारे सरकारी सप्लाई में आता है, हुँ, तो हम सबके पेट हर वक़्त ख़राब हों। ट्रू, यही बात है। इवन हम खाना अब पकाने में भी हम ये पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम परचेज़ करके पानी जो है वो ना सिर्फ़ खरीद कर पानी हम जो खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये भी देखें कि हमने, क्योंकि एक और काफ़ी मसला है, और ये ख़ास तौर पे हम जैसे रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड ममालिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हुँ, हुँ, कि हमारा जो निकासी आब का निज़ाम है, वो अच्छा नहीं होता बहुत। अब हुँ, हम लाहौर की अगर बात कर जी, लें, या गुजरांवाला की बात हाँ, कर लें, या उन शहरों की जो रावी दरिया के ऊपर है,
अब रावी दरिया के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और ये बड़े-बड़े 1-2 और शहरों का सारा ताफ़ुन ज़दा पानी रावी में फेंका जाता है। उसी पानी के अंदर नहरी निज़ाम के हम्म। ज़रिए हम पानी डालते हैं ताकि उसी रावी के अंदर हम पानी डालते हैं ताकि फसलों को वो पानी दिया जाए। बिल्कुल अब ऐसा ही आप सोचें जो इस किस्म का पानी जो हमारे अपने ही ताफ़ुन के साथ मिला हुआ है, जब हम्म। वो हमारी फसलों को लगेगा तो जो सब्ज़ी, फल बिल्कुल बिल्कुल। गंदम, अनाज उसमें हम उगाएँगे, उसके अंदर भी ज़ाहिरी-सी बात है कुछ ऐसी अनासिर जाएँगे जो मज़र सेहत होंगे। बिल्कुल, मैंने तो प्रोग्राम हमारा के इंट्रो खाना में भी भी मैंने यही दिन-ब-दिन बात की आलूद कि होता अब जा वो रहा फलों का है। और बिल्कुल। सब्जियों का वो जायका, वो टेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि केमिकल्स और ये गंदे पानी से हम ये फसलें उगा रहे हैं, सब्जियां जो हैं वो पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसाइल तो हम हम्म। जितने ही मर्ज़ी देर बैठे रहें, हम गिनते रहेंगे, सोल्यूशन मसाइल ज़रूरी ख़त्म होता नहीं है कि होंगे इसका कोई ना कोई हल तो माहौलियाती। होगा। सवाल ये है कि इसका हल क्या है? और हम्म। मेरा ख़्याल में कि जिस हम नहज पे अब पहुँच चुके हैं, हम्म। अब अगर हमने कोई हल तलाश करना जल्द ना शुरू किया, हम्म। जो हल तलाश करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम जल्द अज़ जल्द ना गए, हम्म। तो हम आज से 10 साल बाद एक ऐसे इलाके में रह रहे होंगे जहाँ ना साँस लेना खतरनाक साँस हो लेने की सकता है, गुंजाइश बिल्कुल ऐसे। बचेगी, हम्म। ना पानी पीने की गुंजाइश बचेगी, ना हुँ, खाने की खाने की, गुंजाइश बिल्कुल। अच्छा फ़ाज़ बचेगी। साहब सॉल्यूशन भी इसके आपसे लिए लेते हैं, हम मुझे 2 मुझे बताइएगा कि मौसम माहौलियाती चूँकि कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन भी आपसे लेते हैं, इसका हल भी हैं। पूछते हैं कि एक है काबू कैसे पाया जाए। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि मौसम चूँकि चेंज हो गया, पंजाब का आपने ज़िक्र किया है, स्मोक का बड़ा इश्यू है वहाँ पे, तो क्या इसको भी हम फ़ज़ाई आलूदगी में इसको काउंट कर सकते हैं? ये फ़ज़ाई आलूदगी में आएगा? ये जो स्मोक का सिलसिला जो है वहाँ पे शुरू हो ये चुका है। बिल्कुल ये फ़िज़ाई आलूदगी की एक किस्म है। हुँ। स्मॉग एक फ़िज़ाई आलूदगी की किस्म है। स्मॉग का लफ़्ज़ कहाँ से आया है? हुँ। स्मॉग का लफ़्ज़ आता है स्मोक और फॉग के अल्फ़ाज़ को मिला हुँ। के। हुँ। स्मोक वो धुआँ जो हमारी गाड़ियाँ, हमारे कारखाने, हमारी ज़राअत से जो धुएँ निकल रहे हैं, वो जब ठंडे ये जो मौसम में फसलों जो को फॉग जो पैदा उसका होती बाकी है, उसके हिस्सा साथ बच मिलते जाता है हैं। कटाई के बाद, जो उसको जला दिया जाता है, आई थिंक उससे भी ये बिल सिलसिला शुरू होता है। बिल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊँ, अमूमन हम अपने किसान भाइयों को, बहनों को बहुत जल्दी इसके लिए इल्ज़ाम दे देते हैं। हुँ। हुँ। लाहौर में पंजाब हुकूमत का एक इदारा है अर्बन यूनिट। हाँ। उसने लाहौर के ऊपर एक रिसर्च स्टडी की जिसका नाम उन्होंने रखा है एमिशंस इन्वेंटरी ऑफ लाहौर। हुँ। यानी कि लाहौर की फ़िज़ा में वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिसकी वजह से आलूदगी हमें नज़र आती हुँ। है। हुँ। मज़े की बात ये है कि उस स्टडी के मुताबिक 83% जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है, हाँ। उसका कसूरवार हमारे फ्यूल्स हैं। जो हुँ। हम पेट्रोल जलाते हैं, जो हम अच्छा। डीज़ल जलाते हैं, हाँ, जो हाँ, हम हाँ। फर्नेस ऑयल जलाते हैं। हुँ। 83% ये माहौलियाती आलूदगी अर्बन यूनिट की स्टडी के मुताबिक हाँ, हाँ, हाँ। इन चीज़ों पेट्रोल जला-जला के पेट्रोल आ की रही वजह है। से। हुँ। सिर्फ़ 4% हुँ। सिर्फ़ 4% हमारे किसान बहनों और भाइयों की वजह से है। हाँ, हाँ, हाँ। सही है। जब तक हाँ। हम अपना जो कहते हैं ना कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हुँ। ज़रूरी हुँ। हैं अगर हुँ। हुँ। माहौलियाती आलूदगी से वो इसलिए कहते हैं। बिल्कुल अब ऐसा ही है। आप देखें, इस 83% को अगर हम ब्रेकअप करना शुरू करें, हुँ। तो इस 83% में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा आलूदगी फैला रहे हैं, ठीक, वो ठीक। हैं फ़ाहद साहब, हमारे मज़ीद भी आपसे जानते हैं, रिक्शे। हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद मज़ीद भी हम जानते हैं कि क्या बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शजरकारी की तरफ आएँ तो ये माहौलियाती आलूदगी पे हम काबू पा सकते हैं, या और इसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यकीनन एक ये ख़तरनाक चैलेंज है और इंसानी हयात के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। जैसे हमारे मेहमान भी बता रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी की उम्र जो है वो कम होती जा रही है। तो यकीनन नाज़रीन, ये एक लम्हा फ़िक्र है, इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूदगी पे डिस्कशन की जा रही है कि ये आलूदगी हमारी सेहत के लिए, इंसानी बका के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है और इस पे हम काबू कैसे पा सकते हैं, उसी पे बात करें। फ़ाहद साहब हमारे साथ हैं। फ़ाहद साहब, बताइएगा कि क्या ज़्यादा शजरकारी से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है? चांसेस हैं?
अच्छा देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं कि माहौलियाती आलूदगी से किस तरह निमटना है, हुँ, तो हम 2 इसके अंदर हिकमत अमली अपना सकते हैं। हुँ, हुँ, एक को कहते हैं मिटिगेशन या तख़फ़ीफ़, दूसरी होती है अडैप्टेशन, मुआफ़क़त, कि हम अपने आप को इस तरह तब्दील करें कि हम इसके असरात से निमट सकें। ठीक है। तो जहाँ तक शजरकारी का ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं कि ये एक अडैप्टेशन की टेक्नीक है हुँ, हुँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, क्योंकि दरख्तों का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज़ जिनका हमने जी, शुरू में ज़िक्र किया था, हुँ, दरख्त उनको उनमें से काफ़ी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करते हैं। हुँ, लेकिन लगाना दरख्त लगाने का फ़ायदा हमें ज़रूर होगा, ठीक है। नुकसान कोई नहीं है। हुँ, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हाँ, हमें दरख्त लेकिन ऐसे लगाने चाहिए जो हमारे इलाकों के मुताबिक हों, बिल्कुल जो ऐसे। उस इलाके के दरख्त हों, बाहर हुँ, से लाके कोई दरख्त ना लगाएँ। हुँ, हुँ, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि एज़ एन एडैप्टेशन टेक्नीक तो ये अच्छा है कि दरख्त लगाएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिटिगेशन यानी कि तख़फ़ीफ़ भी रिक्वायर्ड है, जिसका मतलब है हम पुराने दरख्त काटने से गुरेज़ करें। हुँ, देखिए, जब हम कोई 30 से 40 साल पुराना एक दरख्त काटते हैं ना, तो जितना फ़ायदा वो 30-40 साल पुराना दरख्त हमें दे रहा था, जी, उतना फ़ायदा लेने के लिए हमें कम से कम भी 50 से 60 छोटे नए दरख्त लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। यानी कि एक बड़े दरख्त की कीमत माहौलियाती टर्म्स में हुँ, 60 से 70 छोटे दरख्त हैं। सो हम दरख्त तो जितने मर्ज़ी लगा लें, हुँ, हुँ, अगर हम पुराने दरख्त काटते रहेंगे, हुँ, तो ये नए दरख्त नई शजरकारी कभी भी वो फ़ायदा नहीं हमें दे सकेगी जो ये पुराने दरख्त दे रहे बिल्कुल। हैं। फ़ाज़ साहब ये एक क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है ना, जैसे आपने कहा कि एक पुराना दरख्त काटने की जगह पे हमें हुँ, 50-60 और दरख्त लगाने पड़ेंगे। इस वक़्त जो हुँ। धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बन रही हैं और किस तरह से पुराने दरख्त काटे जा रहे हैं। ये एक्चुअली सबसे बड़ा मसला यही है हुँ, जो हम अपने जिनको हम ग्रीन स्पेसेस पहले कहते थे, चाहे वहाँ पे कुछ भी ना हो रहा हुँ, हो हुँ, या वहाँ पे पहले फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे या हाँ, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। अगर हम वहाँ पे सोसाइटियाँ बनाते जाएँगे तो मसाइल बढ़ते जाएँगे। ऐसे ही? देखिए, एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, जो हमने इस सारे मामले में एक सैलाब से रिलेटेड एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल ली हुई है जिसको कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। हुँ, पहले क्या होता था कि जब मानसून या मौसमी बरसात हुआ करती थी, तो जितना पानी पड़ रहा है, हमारे पास ग्रीन स्पेस अवेलेबल है, वो हमारी मिट्टी के अंदर से होता-होता नीचे हमारे वाटर टेबल में पानी चला जाता था। हुँ, हुँ, जैसे-जैसे हम शहर बढ़ाते जाएँगे, हम सोसाइटियाँ बढ़ाते जाएँगे, उसका एक नुकसान ये होगा कि जहाँ पे पहले मिट्टी थी, वहाँ पे हम डाल रहे हैं अब कंक्रीट और सीमेंट। बिल्कुल ऐसे। कंक्रीट और सीमेंट में से पानी उस तरह कभी नहीं गुज़रेगा जिस तरह मिट्टी में से गुज़र हुँ, सकता है। हुँ, जिसकी वजह से वो पानी जो पहले हमारी ज़मीन जज़्ब कर लेती थी, अब उस पानी के पास कोई जगह नहीं बची जाने बिल्कुल के ऐसे। लिए। वो पानी फिर हमारे सामने ही रहेगा, वो हुँ, हमारी सड़कों पे रहेगा, वो हमारे घरों में आएगा, उससे हुँ, हमें नुकसान होगा। मैं एक बड़े मज़े का आपको किस्सा सुनाता हूँ कि एक ज़माने में ना हुँ, लाहौर में एक काफ़ी बड़ा बाग है जिसको बाग-ए-जनाह कहा जाता है या बिल्कुल। उसका पुराना नाम जी, लॉरेंस जी। गार्डन था। हुँ, बाग-ए-जनाह में एक ज़माने में ये जो सब्ज़ तोते होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते थे, झुंड के झुंड होते थे हाँ, इनके। हाँ, और आपको रोज़ सुबह बाग-ए-जनाह के इर्द-गिर्द तोते नज़र आ जाया सही। करते थे। फिर एक वक़्त आया कि वो तोते सिरे से ही गायब हो गए। हुँ, पहला जवाब तो ये सबको लगा कि शायद इसलिए क्योंकि लोग तोते पकड़ के हाँ, कि बाज़ार में इसलिए बेचना ख़त्म हो शुरू गए हों। हो गए, इसकी हुँ, वजह जब इसके ऊपर बायोलॉजिस्ट ने तहकीक की, जी। तो बायोडायवर्सिटी के ऊपर, हुँ, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इन तोतों का एक साइकिल होता था रोज़ का, ठीक है। कि ये बाग-ए-जनाह में रहते थे, सुबह सवेरे ये बाग-ए-जनाह से निकलना शुरू करते थे हुँ, और जो बेदिया के करीब इलाका है, लाहौर में एक इलाका है बेदिया, वहाँ की तरफ ये जाया करते थे, अपना खाने-पीने का बंदोबस्त वहाँ से होता था और शाम को ये वापसी का रुख वापिस करते होते थे। थे हुँ, लॉरेंस गार्डन की बाग-ए-जनाह की बाग-ए-जनाह तरफ। में, सही। अब क्योंकि बेतिया में हमने फॉरेस्ट खत्म करके हुँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ उस तरफ बनानी शुरू कर दी, इनके पास वो जगह ही नहीं रही जहाँ ये रोज़ जाया करते थे। बिल्कुल ऐसे। यानी कि हमने इनका जो नेचुरल लाइफ साइकिल है, वो पूरे का पूरा हुँ, बदल दिया। हुँ, तो अब इन तोतों के लिए बाग-ए-जनाह में भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशन था, उनकी जो
लाइफ साइकिल था, उसका हमने जो सबसे एक ज़रूरी अंसर था, वो तो हमने निकाल दिया ये वहाँ बात से। है। तो इनके पास हम दरअसल ना जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हों, हम उसके असरात के बारे में इस तरह सोचते नहीं हैं कि मुस्तक़बिल में इसके आने वाले क्या-क्या वक़्त नुकसानात बिल्कुल, हो आने वाले सकते वक़्त हैं। में इसके क्या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। वही बात है, बिल्कुल। ओवरऑल हम देखें तो जो सुबह उठ के हम चिड़ियों की आवाज़ें सुनते थे, अब वो नहीं है, वो परिंदों की आवाज़ें हमें नहीं सुनाई हमें देती, क्योंकि हमने उनका लाइफ़स्टाइल वो चीज़ें देखें, नेचुरल ख़त्म कर दी। हमारा हमेशा से ख़ास तौर पे पंजाब और ये एक पूरी बेल्ट है, जो हुँ, आप समझें कि तकरीबन दिल्ली से शुरू होके पेशावर तक जा रही है। हमारी सारों की रूटीन एक ज़माने में हुआ करती थी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती थी कि बाहर बैठा जाए। ऐसे ही, क्योंकि फ़िज़ा साफ़ होती है, बिल्कुल ये बात है। मौसम आप ठंड से का मुकाबला कर सकते हुँ, हैं धूप में बैठ के। अब ना वो धूप रही, क्योंकि ऐसे स्मॉग की ही, वजह से सूरज की शुआएँ हम तक उस तरह नहीं पहुँच सकती। हाँ, दूसरा ना वो साफ़ हवा वो रही साफ़ हवा जो भी नहीं है, हम बाहर बिल्कुल ऐसे बैठ ही है, के वो फ़िज़ा भी सो साफ़ नहीं रही। ये 4 महीने हुँ, जो हम एक ज़माने में बाहर बैठ के गुज़ारा हुँ, करते थे, अब इन 4 महीनों में बाहर बैठने से ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल, अब सवाल बिल्कुल। ये है हुँ। कि इस सब में हम पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आना चाह देखें रही थी कि हम कैसे खुद को बिल महफूज़ रखें, या इंडिविजुअल अगर हम अपनी ज़ात की बात करें तो इनफरादी सतह पे, इनफरादी तौर पे हम क्या कर सकते हैं? देखें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। हुँ, देखें, जब तक हम अपने आप को गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे, हुँ, तब तक ये मसाइल बढ़ते रहेंगे। ठीक है। बड़े शहर दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चले जाएँ, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो इस्तांबुल हो, चाहे वो टोक्यो हो, जहाँ पे आबादी करोड़ से ज़्यादा अफ़राद की है। हुँ, हुँ, उन शहरों की मोबिलिटी यानी दफ़्तर आना-जाना, काम के लिए बाहर निकलना, बच्चों के स्कूल जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पब्लिक चलता बिल्कुल है, ऐसे ही। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे नहीं चलता। हुँ, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत छोटी परसेंटेज होती है आपके रोड यूज़र्स की। ऐसे ही। लेकिन हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि हम अंडरपास, ब्रिज, चौड़ी सड़कें, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हुँ, जो मैसेज ये देता है हमारे रोड यूज़र को कि भई अगर आपके पास साइकिल है तो आपका ख्वाब होना चाहिए आप बाइक खरीदो, अगर आपका बाइक है तो हुँ, आपका ख्वाब होना चाहिए गाड़ी खरीदो, गाड़ी अगर ले गाड़ी है तो बिल्कुल, ख्वाब होना चाहिए जीप खरीदो। ऐसे ही। तो जब तक हम अपने देखिए हमारे पास पैसे बहुत कम है पाकिस्तान में, ये एक मसला है हमारा। हुँ, जब तक हम जो हमारे कम वसाइल हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं लगाना शुरू करेंगे, तब तक जैसा मैंने बताया कि 83% तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से बिल्कुल ऐसे हमारी ही फ़िज़ाई इश्यूज़ आ रहे हैं। आलूदगी हाँ, एग्ज़िस्ट करती है। हुँ, उसका तरीका सिर्फ़ ये है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर से गाड़ियाँ कम करें, हम बाइकें कम करें, हम हुँ। रिक्शे कम करें। उसके लिए हमें हमारी जो जो किस तरह पब्लिक किए जा ट्रांसपोर्ट है उसको सकते हैं बेहतर, एक सर्विस को बेहतर बनाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हुँ, और कोई इसका इलाज नहीं। हुँ। क्योंकि अभी हाल ही में जिस जितना भी तरह हमारा हमने पब्लिक कहा ट्रांसपोर्ट कि सिस्टम है वो जो आपके सामने है। ज़मीन जी, देख लें, अब जब भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर पैसे खर्चे जाते हैं, तो एक एतराज़ ये आता है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, इससे हमें मुनाफ़ा कोई नहीं होता, बल्कि उल्टा हुकूमत को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, तो क्यों इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा किया जाए? बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मैं बड़ा ही पैगाम क्या सिंपल ऐड करेंगे? जवाब फ़ाहद देता साहब हूँ। पैगाम भी दे अगर दीजिए, हम ब्रेक की पब्लिक जानिब हमें ट्रांसपोर्ट बढ़ना को है। जी, जी, पैगाम आपका नाज़रीन के लिए। देखिए मेरा पैगाम ये है कि आप बाकी सारी चीज़ें एक तरफ देखें, हम अवाम के हाथ में कम ही चीज़ें हैं। सिर्फ़ हम अपने मुंतखब नुमाइंदगान से हमारी एक इल्तमास होनी चाहिए हुँ, कि जी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात नहीं। हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो एक मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बिल्कुल, चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात। उस थैंक यू सो पब्लिक मच फ़ाहद ट्रांसपोर्ट साहब, नेट बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त दिया, इतनी अहम मालूमात शेयर हुई। यकीनन नाज़रीन अपने इनफ़रादी लिहाज से जो हम कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों की हिफाजत करने के लिए, दूसरों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए हमें यकीनन हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे मेहमान ने बात की, उन्होंने मैसेज भी दिया, तो यकीनन हमें इस पे काम करने की, सोचने की ज़रूरत है कि हर घर में 5 लोग हैं तो 5 गाड़ियाँ यकीनन रोड पे चलेंगी। तो इस पे
यकीनन हमें सोचने की ज़रूरत है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा खिदमत खल्क और अमली ज़िंदगी। यकीनन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं जनाब, खिदमत खल्क की बात की जाएगी, उसके साथ साथ अमली ज़िंदगी की कैसे अपनी अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हम खिदमत खल्क करें। देखिए, ये इस्लाम जो है वो हमें इंसानियत सिखाता है और यही जज्बा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। और जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं, खिदमत खल्क की बात करते हैं, काफ़ी मायूसी भी दिखाई देती है, लेकिन वहीं पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिदमत खल्क में पेश जो है वो हमें दिखाई देते हैं। हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की जब हम बात करते हैं तो हकूक़ुल्लाह तो हम काफ़ी जो है बहुत सारे हम में से जो अदा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं साथ कहीं हकूक़ुल इबाद की जब बात करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हम मार खाते हुए दिखाई देते हैं, स्लो हो जाते हैं। वो वलवला, वो जज्बा, वो जोश हमारे अंदर दिखाई नहीं देता कि हम हकूक़ुल इबाद जो है वो बर वक्त अदा कर सकें और उसको पूरा कर सकें। तो यही आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि कैसे एहतराम इंसानियत को परवान चढ़ाएँ, कैसे अमली ज़िंदगी में हम इंसानियत का एहतराम करें, एक ऐसा साथ जो हमारे अंदर होने चाहिए, जो एक फीलिंग होनी चाहिए दूसरे को लेकर, वो किस तरह से उस जज्बे को हम पैदा करें। और अगर ये अमली ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा सोचता भी है कि उसे एहतराम इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए, तो क्या उसे कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है या कहीं ना कहीं अगर देखें तो उसे कोई नफ़ा हो सकता है। तो यकीनन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यही माइंड में आता है कि जब आप एहतराम इंसानियत की तरफ बढ़ते हैं, आप एक नेक जज्बा लेकर, नेक नीति के साथ जब आप आते हैं अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तो यकीनन उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। लेकिन फिर भी इस पे मज़ीद कुछ पहलू, कुछ पॉइंट्स हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। और इस पे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए कि एहतराम इंसानियत अमली ज़िंदगी के साथ किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, या कौन से मुश्किलात आ सकती हैं, कौन से फ़वाइद हैं जो हमें पता हो, तो हम मज़ीद इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो आगे आएँ। तो इस पर बात करने के लिए जनाब हमें ज्वाइन किया है हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में, आप इन्हें देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है वो हाईलाइट करते हैं। समाजी कारकुन है हमारे साथ मोहम्मद बिलाल अज़फ़र अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बिलाल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिलाल साहब बताइएगा, खिदमत खल्क की हम बात कर रहे हैं, इन कामों में कैसे हम खुद को आमादा करें? कौन सी ऐसी चीज़ या पॉइंट हैं या ऐसे अमल हैं जिसको हम मद्देनज़र रखें तो ये एक इतना बड़ा जज्बा हमारे अंदर पैदा हो? बहुत शुक्रिया। मैं इस दफ़ा मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि हमने खिदमत खल्क की जब हम बात करते हैं तो एक उमूमी रवैया और उमूमी जो जहन में उभर कर बात आती है वो ये आती है कि वेलफेयर के काम कर लीजिए, कुछ लोगों को सिलाई मशीनें दे दीजिए, किसी को वाटर पंप लगा के दे दीजिए और इस तरह के काम, या चैरिटी कर दीजिए। हम इसका थोड़ा सा आज कैनवस ब्रॉडर करते हैं। उस मुआशरे की तश्कील जिस मुआशरे में खल्क मतलब इंसानियत, मैसेस, बिल्कुल, जिस मुआशरे में इंसानियत की यानी खल्क की वेलफेयर हो, यानी जिसे उर्फ़ आम में एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं। मुसलमान होते हुए हमारा ये मानना है, और अक्सर लोग ये कहते भी हैं कि मदीना की जो रियासत रसूलुल्लाह ने कायम की थी वो बड़ी आइडियल वेलफेयर रियासत थी। बिल्कुल ऐसे। उसके खदो खाल क्या थे, वो उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स, अज्जाए तरकीबी क्या थे। जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसके अज्जाए तरकीबी को समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। उसके अज्जाए तरकीबी क्या थे जिसके नतीजे में वो वेलफेयर स्टेट कहलाई, और इतनी अच्छी वेलफेयर स्टेट कहलाई कि वो आज तक के कई सदियों बाद भी मिसाली मानी जाती है। तो उस पहलू पे आज बात करते हैं। एक हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जिस्म है तो उसका एक बुनियादी इकाई जो है एक सेल है, एक खलिया है, और कई ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स मिलकर एक पूरे मुजस्सम इंसान को तश्कील देते हैं। इसी तरह ये जो इंसानी मुआशरा है ये भी एक मुजस्सम शक्ल में आज हमारे सामने खड़ा है, और इसके जो हैज़र्ड्स हैं उससे हम सब दुखी भी हैं, और इसके महासन हमें कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम सब परेशान हैं। हम इस पे बात करते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब बताइएगा, इसका मतलब यह है कि वो जो बुनियादी इकाइयाँ थीं, वो जो खलिए थे, वो उनमें कोई गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से वो इज्तिमाई शक्ल अच्छी नहीं निकली। अच्छा, इंसानी समाज जिस तरह बुनियादी एक जिस्म की इकाई जो है वो खलिया, तो इंसानी समाज की बुनियादी इकाई एक फ़र्द है। एक फ़र्द, बिल्कुल, बहुत खूब। एक फ़र्द को क्या होना चाहिए, आइडियली कैसा होना चाहिए जिसके नतीजे में ऐसी
सोसाइटी पैदा हो जाएगी कि जो सोसाइटी पीपल ओरिएंटेड होगी, खल्क ओरिएंटेड होगी, खिदमत ओरिएंटेड होगी और एट द एंड ऑफ द डे एक वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर मुआशरे के क़याम उसमें अमल में आएगा। मुझे हम जैसे जैसे जितना जितना वक्त मुमकिन होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम आज फ़र्द की अकाई पे बात करते हैं। बिल्कुल। और फ़र्द की अकाई के मामले में तो तकरीबन बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने, बहुत सारे मुआशरती साइंसदानों ने, सोशल साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। दो तीन बड़े नुमाया नज़रियात हैं। मिसाल के तौर पे जर्मन जो फ़िलासफ़र हैं फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने एक तस्वुर पेश किया। हम अक्सर देखते हैं बच्चों को तो वो कार्टून की शक्ल में मिलता है, लेकिन दरअसल वो उसी से डिराइव्ड है, उसी से माखूज है। वो था एक सुपरमैन का तस्वुर। अच्छा, एक ये है। फिर हम एक इकबाल का शाहीन, वो एक फ़र्द है, उसके कुछ खुदोखाल इकबाल ने बयान किए। मौदूदी ने कहा एक मर्जा खलाइक के तौर पे आइडियल इंसान होना चाहिए। और इन सब से बालातर मुसलमान होते हुए हमारे लिए एक ज़बरदस्त डेफिनेशन किया कुरान ने, और उसको कहा मोमिन। क्या बात। ये चार तस्वुरात हैं एक फ़र्द के लिए, मुख्तलिफ तस्वुरात हैं, लेकिन मैं एक स्क्रूटनाइज करके इन चार की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये चार वो तस्वुरात हैं जो एक इंसान के खदोखाल बयान करते हैं, उसकी शख्सियत की जो डिश बननी है उसके अज्जाए तरकीबी बयान करते हैं कि यूँ ये हस्बे ज़ायक़ा कीजिएगा, ये इतना ऐड कीजिएगा, इतना ऐड कीजिएगा तो आप एक अच्छे और आइडियल इंसान बन जाएंगे जो खल्क के लिए मुफीद होंगे। क्या खूबसूरत अंदाज में आपने खिदमत खल्क का इस टॉपिक का आगाज़ किया, किस तरह से आप खिदमत खल्क के कामों में खुद को आमादा कर सकते हैं, इन कुछ पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए। असर हाजिर की बात करते हैं। दौर हाजिर के अंदर खिदमत खल्क की इस वक्त कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं इसको यूँ समझ लीजिए ना कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंट पास्ट में कोविड आया। अच्छा, बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें, उनके निज़ाम हाय सेहत, उनके निज़ाम हाय मईशत, वो तमाम सिस्टम्स उनके मईशत के, सेहत के, हत्ता के ट्रैवलिंग के, एविएशंस के सिस्टम, तमाम तर निज़ाम अपनी बाजी हार गए, कोलैप्स कर गए। और महसूस यूं हुआ कि जैसे ये दुनिया बेबस है एक छोटे से जरासीम के आगे, एक छोटे से ऐसे। अब ये देख लीजिए कि इंसान इतनी दौड़ लगा कर भी अगर आज भी एक छोटे से तो नहीं कह सकते, इट वॉज अ मॉन्स्टर, इट वॉज प्रूवन टू बी अ मॉन्स्टर, था तो छोटा सा। बिल्कुल। तो एक छोटे से पैथोजन के आगे वो इतना बड़ा, तो इसलिए आपने कहा कि कितनी ज़रूरत है दौरे हाज़िर में। तो ज़रूरत तो ये है कि इंसानियत को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, उन तमाम इक़दामात पर रोशनी डालनी है, उन तमाम इक़दामात को समझना है कि जिनके नतीजे में आप एक ऐसा मुआशरा, इंसानी मुआशरा, एक मुल्क का नहीं, एक मज़हब का नहीं, ठीक है, एक कौम का नहीं, इंसानी मुआशरा उन बुनियादों पर तश्कील दे दे कि जिसके नतीजे में आप कोई भी इस तरह की, ज़रूरी नहीं है कि आफात ही का मुकाबला करना है, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तश्कील के लिए भी ये ज़रूरी है कि इंसानी मुआशरे को उन बुनियादों पर उस्तवार किया जाए जो मजबूत हों और जो पुरअमन बक़ाए बाहमी को कॉम्प्लीमेंट करती हों। तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं साथ साथ कुछ दो तीन तस्वुरात की उन्हीं की वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और आप यकीनन इससे इत्तेफाक करेंगी कि हम जब भी मुआशरे की बहैसियत मजमूई बात करते हैं तो हम एक फ़र्द को, हम हों या कोई भी अफराद जो भी तालीम के मराकज़ हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, मेंबर हैं, कोई भी ऐसा, तो वो हम एक इज्तिमाई बात तो करते हैं वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र, लेकिन वो नैरो डाउन करके फनल अप्रोच के साथ वो जो बिल्कुल बारीक बात है वो इग्नोर हो जाती है। अब एक फ़र्द कोई चीज़ लेकर नहीं जा पाता कि अब मुझे क्या करना है, ये एक इज्तिमाई बात है, लेकिन मुझे क्या करना है। मज़ीद इन डिटेल बात करती है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है, खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अहम मालूमात आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करें खिदमत खल्क की जनाब बात की जा रही है, उसके साथ साथ अमली ज़िंदगी कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं, उस पर बात करें। बिलाल साहब हमारे साथ है। बिलाल साहब, आप असर हाजिर में खिदमत खल्क की ज़रूरत पे कुछ पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, वो बात मुकम्मल कर लीजिए। थैंक यू। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक मेरे और आपके जहन में बुनियादी सवालात ये होते हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए,
یہاں اسٹوڈیو میں موجود باقی لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے, معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اس میں دو تصورات کو واضح کر کے پھر میں قرآن کی ڈیفینیشن کے اوپر آتا ہوں. ایک فرد کے بارے میں نٹشے نے کہا کہ ایک ایسا فرد ہے کہ جو اپنی تقدیر سے راضی ہے, مختصراً ٹھیک ہے, جو اپنی تقدیر سے راضی, ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے ہر کام کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے. ہیپی گو لکی, جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے, چاہے وہ اچھی ہیپننگ ہوئی یا بری ہیپننگ ہوئی, تو وہ کیا ہے, وہ کنٹینٹڈ ہے, وہ قناعت پسند ہو گیا, وہ ہیپی ود what is happening. جو بھی اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہوگا اسے وہ خوش دلی سے قبول کرے گا, اسے مشیت فطرت سمجھے گا, اور وہ یہ کہے, وہ اس کو بڑا خوشی سے گلے لگا لے گا, امبریس کر لے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے نزدیک یعنی اجمالی جائزہ یہ ہے کہ نٹشے کہتا ہے کہ وہ انسان معاشرے کا آئیڈیل انسان ہے, اور وہ معاشرے کے لیے, جیسے آپ نے کہا نا کہ خلق کے لیے وہ بڑا مفید ثابت ہوگا کہ جو ایسا ہو کہ جو اپنی فطرت سے اور اپنی تقدیر سے راضی ہے, اور جو اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آتی, کبھی وہ شکوہ زن نہیں ہوتا, کبھی وہ کسی چیز سے شاکی نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسے راضی برضائے تقدیر ہوتا ہے. اور اس کے نزدیک ایک یہ معاشرے کا ایک سپر مین ہے, اس کا ایک سب سے اہم خصوصیت یہ ہوگی اس فرد کی, وہ ایک آئیڈیل معاشرے کا فرد ہوگا. جناب اقبال نے ایک فرد کو معاشرے میں بہترین فرد کون سا ہے اس کو شاہین سے تعبیر کیا, ہم بھی آپ بھی اکثر سنتے ہیں, اور اس کی چند خصوصیات ہیں جس میں ریزیلینس ہے, سیلف ڈیپینڈنسی ہے, اس کا جو نہ شکست کھانے والا رویہ ہے شاہین کا, اور ادھیڑ عمر میں دوبارہ سے ریجوینیٹ ہونے والی جو اس کی خصوصیات ہیں, اور بیشتر اور اس طرح کے ان خصوصیات کو اقبال ایک فرد میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ فرد اگر ان خصوصیات کا حامل کوئی بھی مرد یا عورت ہوں گے تو وہ معاشرے کے بہترین فرد ہوں گے. ٹھیک ہے. ان دو کے برعکس قرآن بڑا دلچسپ طریقے سے ایک اصطلاح کا استعمال کرتا ہے, وہ ہے مومن. اچھا, اس لیے نہیں, قطعی طور پہ اس لیے نہیں کہ ہمارا سینٹیمنٹ ہے قرآن کے ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے, اس لیے نہیں, اگر خالصتاً علمی بنیادوں پر لاجیکلی اگر اس کو تجزیہ کیا جائے تو قرآن کا ڈیفائن کیا ہوا مومن جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین اور ایک متوازن اور ایک ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت ہے. میں تھوڑا سا, اگرچہ بہت تفاصیل قرآن میں سورہ مومنون میں, اور پورا قرآن ہی تقریباً مومن سے مخاطب ہے, اور اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بھی بتاتا ہے, اس کی شخصیت, اس کے تطہیر قلب بھی کرتا ہے, اور اس کے ظواہر کو, اس کی ظاہری زندگی کو بھی سنوارتا ہے, اس کی معیشت, اس کی معاشرت, اس کے رشتے, اس کے کاروبار, اس کی تعلیم, ہر چیز کو وہ تشکیل دیتا ہے. لیکن اس میں دو تین پہلو مجھے اجازت دیجیے گا جو خالصتاً آپ کے زیر بحث موضوع سے متعلقہ ہے, جو اس کے سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. ٹوورڈ سوسائٹی ایک مومن کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. قرآن اور رسول اللہ احادیث میں, اور پھر اس کے بعد جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے اس کو ڈیمنسٹریٹ کر کر دکھایا کہ حلم اور بردباری, I will be humble to you, you will be humble to me. اب میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہمبل رہوں گا, آپ میرے ساتھ بہت ہی ہمبل رہیں گے, اور یہ دو افراد مل کر دو مل کر ہی معاشرہ بنا رہے ہیں. میں آپ کو المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدیہ, رسول اللہ نے کہا میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, آپ کے ہاتھ اور زبان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم دو افراد ہیں, اور یہ دو افراد مل کر ہی پورا معاشرہ بنا ہے. یقیناً یہ بھی ارشاد نبوی ہے نا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع اور فائدہ پہنچائے. سورہ رعد ہے یا سورہ اعراف, غلطی خدا معاف کرے, جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا مَن يَنْفَعُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ فَيَمْكُثُ, جو اس زمین پہ میری مخلوق کے لیے مفید ہوگا میں اسے قائم کر دوں گا. یہ میں آپ کو اس اسلام کے فرد مطلوب کی خصوصیات بتاتا ہوں جو اس کی معاشرے کی طرف ہے, ذاتی زندگی سے متعلقہ نہیں ہے, معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. اچھا, تو میں مجھ سے
किसी दूसरे फ़र्द को नुकसान ना हो और दूसरे फ़र्द के हाथ और ज़ुबान से मुझे नुकसान ना हो, ये ख़ासियत हो मुझ में। मैं किसी के साथ धोखाधड़ी ना करूं और वो फ़र्द मेरे साथ धोखाधड़ी ना करे, ये मुआशरे के अंदर एक खूबसूरती का, और मैं समझता हूँ कि इंसान के इंडिविजुअल, बल्कि मैं ही नहीं, इस्लाम ये डिफ़ाइन करता है कि एक फ़र्द के दूसरे फ़र्द से जो मामलात हैं उनमें जितनी सच्चाई है, जितनी इमानत है, जितनी दयानत है, इससे बढ़कर तो हुकूक इंसानी कोई हो ही नहीं सकते। क्या बात। मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, अच्छा नैरो डाउन करके इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी पर ले आइए। मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं आपको बिला वजह हॉर्न देकर तंग कर रहा हूँ, मैं आपको जो है मैं आपका रास्ता काट रहा हूँ, और फिर मैं आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी और उस गाड़ी के पीछे मैं रॉन्ग डबल पार्किंग लगा के आपकी किसी तकलीफ को पेश नज़र नहीं रख रहा, तो मुझे बताइए कि मैं दरअसल उन बुनियादी खसाइस, उन बुनियादी खुसूसियात से मुबर्रा खुद को बयान कर रहा हूं। यानी कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र नहीं करते, ये छोटे छोटे काम है जो खिदमत खल्क में आते हैं। ऐसा ही है, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है अब वो हटा दे, ऐसा ही है। जैसे हम कहते हैं केले का छिलका पड़ा हुआ है वो साइड पे कर दे, कोई वहाँ पे स्लिप ना हो जाए, फिसल ना जाए, आपने गाड़ी रॉन्ग पार्क नहीं करनी, किसी का रास्ता जो है वो ब्लॉक ना हो। यानी छोटे छोटे काम है जो हमें करने चाहिए। खिदमत खल्क के कैसे दीनी और दुनियावी फायदे जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आप बात कर रही थी तो मुझे फ़ौरन अल्लाह बस किबला वाल साहब का एक शेर याद आ गया कि कहते थे कि किसी का पाँव ज़ख्मी हो ना जाए, बहार आई है कांटे चुन रहा हो। क्या बात है, क्या बात। वो ख़ज़ां के बाद जब बहार आती है तो पत्ते और कांटे ज़मीन पे गिरते हैं, तो कहते किसी का पाँव ज़ख्मी हो ना जाए, बहार आई है कांटे चुन रहा हो। तो वो बुनियादी तौर पर एक छोटे छोटे माइनर इक़दामात ही मिलकर एक बहुत बड़े मुआशरे को तश्कील देते हैं। वो मुआशरा जो मेरे और आपके लिए इंसान दोस्त मुआशरा हो, जिसमें मैं और आप, मेरी और आपके सांस में घुटन ना हो, जिसमें मुझे अपने तख़य्युलात, अपने मज़हब, अपने अक़ीदे को प्रैक्टिस करते हुए आपका डर ना हो, जिसमें मुझे और आपको अपने तर्ज़ ज़िंदगी, अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए मेरा डर ना हो। वो किसी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि लोग कैमरे से ज़्यादा डरते हैं, रब से नहीं डरते, जो दिलों के हाल जानता है। नहनु अक़रबु इलैहि, कहा कि हब्लिल वरीद, कुरान में अल्लाह ने कहा ये जो तुम्हारी रगे जहाँ है मैं इससे भी ज़्यादा करीब हूँ, उससे नहीं डरेंगे। तो ये रवैया मुआशरे को और अफराद को बदलने की ज़रूरत है। तो आपने कहा कि जी आप मुआशरे के अफराद के साथ दुरुस्त रहकर आप किस तरह से खुदा की मशीयत। ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक के बाद इसका हम जवाब लेते हैं कि हमें जो कि हम जहाँ फ़ायदा दिखता हो वहाँ उस तरफ हम ज़्यादा आते हैं, तो फ़वाइद पे भी बात करेंगे कि खिदमत खल्क अगर आप अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में इसे अडॉप्ट करते हैं तो क्या फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं दीनी और दुनियावी लिहाज से। इस पर बात करते थे ना, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें खिदमत खल्क के साथ अमली ज़िंदगी, चैलेंजेस और फ़वाइद। यकीनन खिदमत खल्क की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन जब अमली प्रैक्टिकल लाइफ में उस पर अमल दरामद करने की बात आती है, वहीं कहीं ना कहीं हमें इश्यूज़ आ जाते हैं, हमें उस तरह से क्लियर नहीं होता। तो उसी पर हम बात करें। बिलाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात मैंने की थी कि क्या खिदमत खल्क के ज़रिए हम दीनी और दुनियावी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ये नाज़रीन को बताइए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। खुदा का वादा है कि तुम मेरी मखलूक के लिए अगर मुफीद रहोगे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, तुम अगर मेरी मखलूक के लिए मुफीद रहोगे तो दुनिया में ना सिर्फ तुम्हें मैं कायम करूँगा, बल्कि तुम्हें इज़्ज़त भी दूँगा। तो जब एक तो दुनिया के महासिन ये हुए, और आखिरत में तो खुदा ने बारहा ये वादा कर रखा है कि जितना तुम करोगे उससे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें उसका अजर दूँगा। तो बुनियादी तौर पे अगर आप खुदा का कुंबा यानी उसकी मखलूक जो है उसके लिए अगर आप मुफीद हैं तो ये कैसे हो सकता है। वो कुरान में खुदा अल्लाह ताला कहते हैं युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज दो, कौन सा कर्ज़ हसना, वो कर्ज जो वो लौटाएगा अपनी मंशा से लौटाएगा और कई गुना बढ़ाकर लौटाएगा। तो कितनी ही शानदार सौदा है ये, कितनी शानदार तजारत है ये, नफ़ा बख्श और कंफर्म प्रॉफिट वाला ये तजारत है
کہ آپ خدا کے کنبے اللہ کے ساتھ تجارت کریں، کبھی نقصان میں نہیں جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات. اور آپ خدا کے کنبے کی خدمت کیجئے اور پھر اس کا جواب اور اس کا ریوارڈ جو ہے اس پر چھوڑ دیجئے اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسے ریوارڈ دیتا ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ خدا کے کنبے کی خدمت کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے دکھ اور دردوں کو بانٹیں، اپنی حسب استطاعت بانٹیں اور پھر خدا اس کو آپ کی طرف بڑھا چڑھا کر لوٹائے. نہیں یہ ممکن ہے. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت. بلال صاحب کہتے ہیں کہ خدمت خلق کی جہاں تک بات آتی ہے ہم نے مخصوص اداروں تک جو ہے وہ محدود کر دیا کہ یہ تو حکومتی سطح پہ لوگوں کا کام ہے، یا جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ویلفیئر جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے. انڈیویجول انفرادی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ بالکل صحیح. کیا بات ہے، آپ نے بہت زبردست بات کی. مجھے نہیں معلوم کہ کس کا شعر تھا کہ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناشکیبائی ہوس نہ کی. یہ دور جدید نے ایک فرد کو یہ سکھا دیا ہے کہ مفاد پرستی اور خود غرضی جو ہے یہ تمہارے ہتھیار ہے، جس کو پروفیشنلزم کا نام دے دیا ہے اور اس سے نکل کر کشید ہو کر انڈیویجولزم انسانوں کی زندگیوں میں آ گیا. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں دور جدید کے لوگوں کے معاشرتی تشکیل کرنے والوں سے کہ کب ایک انڈیویجولزم اور خود غرضی پر مبنی معاشرے نے کب ترقی کی ہے اور کب وہاں پہ پرامن بقائے باہمی ہوا. یہ تو پھر یہ رویے تو چلتے 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 اس نہج پہ چلے جائیں گے کہ ایک وہ بانو قدسیہ کے گدھ کی طرح ایک دوسرے کا خون نوچے گا اور دوسرا دوسرے کا، اس قدر خود غرضی ہو جائے گی. لہٰذا آپ نے کہا کہ ایک فرد کیا کر سکتا ہے، اس کے بالکل برعکس جو بھی تصور میں نے پیش کیا جو انفارچونیٹلی بڑھ رہا ہے، اس کے بالکل برعکس ایک فرد دنیا بدل سکتا ہے. ہم نے انبیاء کی زندگیوں میں دیکھا، اگر وہ بہت ہی لوگ کہیں کہ وہ تو نبی تھے تو آ جائیے آگے. ہم نے نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیے تو ہم نے بیشتر افراد کو یہ دیکھا کہ کسی نے اپنے محلے میں انقلاب برپا کر رکھا ہے اپنی کسی خاص کاوش کے نتیجے میں. بھارت میں ہمارے پڑوسی ملک میں آزادی اظہار کے بارے میں ایک خاتون نے بڑی جدوجہد کی، اروندھتی رائے نے، اور وہ ایک بیٹھک میں بیٹھ کے خطوط لکھا کرتی تھی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ریاست کا قانون بن گیا آزادی اطلاعات تک. تو اسی طرح کئی مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں ایک فرد نے ایفرٹ شروع کی اور وہ ایفرٹ آہستہ آہستہ اس کا کینوس بڑھتا وسیع ہوتا چلا جائے. اب ایک فرد کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ ہر فرد کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے تو اپنا کرنا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں اپنا سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے حصے والا مثبت کام کر دوں، آپ اپنا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے والا کر دیتا ہوں ریگارڈلیس آف وٹ بلال از ڈوئنگ. یہ کیا ہے؟ یہ اس بنیادی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں، آپ، وہ ہم ہی تو معاشرہ ہیں. بالکل، معاشرہ کوئی تمام اور تو تر افراد کا مجموعہ، افراد ہی تو معاشرہ ہے. جب میں اب ہم یہ سوچتے ہیں لوگ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں، مطلب یعنی یہ میں سے نکل کے ہم کی طرف آنا ہوگا، ہم سب مل کر کریں. تو ایک فرد جب اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دراصل وہ کسی دوسرے کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کا جو فرض ہے بحیثیت فرد معاشرہ، آپ کا جو فرض ہے آپ جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں وہ دراصل آپ میرا حق ادا کر رہے ہیں، اور میں جو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں وہ دراصل دوسرا معاشرے کا دوسرا فرد ہوتے ہوئے میں آپ کا حق ادا کر رہا ہوں. تو دراصل میرا فرض ہی کسی کا حق ہے اور کسی کا فرض ہی میرا حق ہے. ہم اگر اپنے فرائض ادا کرنا فرد کی سطح پر انڈیویجولی شروع کر دیں تو ہم پورے معاشرے، پوری انسانیت کا حق ادا کریں. یقیناً بلال صاحب، خدمت خلق کے جذبے کے تحت ہی جو انسانیت ہے اس کی تعمیر ممکن ہوتی ہے، تو کیسے جو ہے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے؟ ناظرین کو بتائیں. یہ ریلیٹیو ہے. جیسے ہم دن کی روشنی اس کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے اگر رات کی تاریکی نہ ہو، اور ہم رات کا سکون کبھی محسوس نہیں کر سکتے جب ہم دن بھر کی محنت نہ کر رہے ہیں. بالکل ویلڈ پوائنٹ. اسی طریقے سے کیسے خدمت خلق کے جذبے کو اجاگر کرنا ہے جب ہم خود غرضی، سیلفشنس، انڈیویجولزم کے
करतब देख रहे हैं मुआशरे के अंदर, मुफादात परस्ती से मुफाद बाहर परस्ती को देख रहे हैं निकलना होगा। जब इसको हम देख रहे हैं, जब हम उसको मानेंगे, कबूल करेंगे कि ये मुआशरे में बढ़ रहा है, हाँ। तो फिर हम उसके बरक्स रिलेटिवली उस मुआशरे की तश्कील को लोगों को बता सकेंगे, अपनी आने वाली नस्लों को, हाँ। नौजवानों को और बच्चों को ये बता सकेंगे कि बेटा देखो, ये खुदगर्जी पे मबनी, सेल्फिशनेस पे मबनी, इंडिविजुअलिज्म पे मबनी मुआशरे की शक्ल अगर ये है, तो क्या ये मतलूबा मुआशरा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए? तो वो यकीनन उसे अबंडन करेंगे लॉजिकली। जब अबंडन करेंगे तो हम उन्हें मुतबादिल, हमें उन्हें मॉडल दिखाने की ज़रूरत है कि देखो, इंडिविजुअलिज्म नहीं, इज्तिमाइयत, बिल्कुल, फर्द नहीं, मैं नहीं, हम बिल्कुल। जब इस तसव्वुर पे बात करेंगे, जिसको एक अच्छी बात हमारे यहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक, जब एहसास डेवलप होगा और बच्चों को आपने कहा कि कैसे मुमकिन है, तो आने वाली नस्ल पर ना सिर्फ जुबान से मेहनत करने की जरूरत है, बल्कि सिलेबस में बदलने की जरूरत है, और खुद अमल करें, उनके सामने करें, ताकि वो देख के एग्जैक्ट कि हमें खुद भी डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है उनके सामने। मेरे अपने ताल्लुक तो अपने बहन भाइयों से, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से तबाह कौन है, और मैं अपने बच्चे को अगर ये दर्स दे रहा हूँ कि अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे रहो, कहाँ रहेगा वो? नहीं सीखेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। मेरा अपना रवैया मेरा बहन बेटी के साथ तो मुनासिब नहीं है, और मैं अपने बेटे को ये रवैया कर रहा हूँ कि बेटा अच्छा होगा, बहन बेटी के साथ अच्छा रवैया करो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो सबसे बड़ा तरीका आने वाले दिनों को, मुस्तकबिल को संवारने का ये है कि मैं अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर, मैं से मुराद हर फर्द में, बिल्कुल, यानी कि घर से, अपने घर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मैं अपनी निजी ज़िंदगी में, मैं प्राइवेट लाइफ में उन चीज़ों को प्रैक्टिस करूं जो प्रैक्टिस मैं मुआशरे के अंदर देखना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने की। पैगाम क्या देंगे ओवरऑल हमारे नाज़रीन को? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम मुझे वो मौलाना रूम का शेर याद आ रहा है। टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से। अच्छा, ठीक, चले। बस मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि एक फ़र्द को अपने फ़राइज़ को समझना और उन पे कारबंद रहना मुआशरे की इज्तिमाई बेहतर तश्कील के लिए ही उसकी शाह कलीद। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, अपने वक्त देती। खूबसूरत डिस्कशन हुई। यकीनन नाज़रीन खिदमत खल्क़ की बात कर रहे हैं, तो ये खूबसूरत माहौल, अगर आप माशरे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, आप पुरसकून देखना चाहते हैं, तो जहाँ खिदमत खल्क़ की बात करें, अपने घर से, घर के माहौल से इसका आगाज़ करें, ख़ुद अपने आप को सवारे, इस काबिल बनाएं, वैसे पहलू अपने अंदर पैदा करें कि आपको लगे कि वाकई खिदमत खल्क़ एक बहुत बड़ा जज्बा है, और ये जज्बा आपके अंदर पाया जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत है। तो इस पर यकीनन हम सबको काम करने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।